बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले आप इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस चेक करें कि ये वो शख्स है जो 500 से ज़्यादा दिन हो गए हैं अब तक जेल में है। लगभग 1.5 साल इमरान खान साहब को होने वाला है और उन्हें जेल में डाला हुआ है। लेकिन आप उनका एतमाद चेक करें, आपको इस खबर से अंदाज़ा हो जाएगा। मुख्तलिफ जगहों पर यह खबर छपी है, मैं आपको एक्सप्रेस न्यूज़ से यह खबर बता रहा हूँ। इमरान खान साहब कहते हैं जी कि कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन की नामजदगी के मामले पर उन्होंने अपने दिए गए नाम के ऊपर फुल स्टॉप लगाते हुए ओहदे के लिए शेख वकास अकरम का नाम बरकरार रख दिया और कहा है इस हवाले से फैसला मैं करूंगा, कोई हुकूमती ओहदेदार नहीं करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बन जाए, क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन होता है उसके पास बहुत सारे मामला होते हैं पैसे कमाने के लिए। मैं सच्ची सच्ची बात आपसे करूंगा, जो आदमी सीट के ऊपर बैठ जाता है सारा रिकॉर्ड उसके पास आना शुरू हो जाता है। जितने घपले होते हैं वो उसके सामने आ जाते हैं और यहाँ पे आप घपले के ऊपर अगर आंखें बंद कर लें तो आपको पैसे मिल जाते हैं। तो तहरीक इंसाफ में बहुत सारे लोग मरे जा रहे हैं और एक दो लोगों ने तो माजी में मेरे सामने ये बात हुई कि एक दो लोग तो इसके लिए बाकायदा लॉबिंग कर रहे थे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन मुझे बनाया जाए। बल्कि हुकूमत के लोगों से कुछ लोगों ने मुलाकातें भी की और उनको ये कहा कि जनाब आप हमें ये बना दें, हम आपका ख्याल रखेंगे, आप हमारा ख्याल रख लें। ये सौदेबाजी वो करने की कोशिश की गई, लेकिन इमरान खान साहब जेल में बैठे भी बाखबर हैं। लेकिन उनका एतमाद चेक करें, उन्होंने कहा जी चेयरमैन पीएससी कौन होगा फैसला मैं करूंगा, यहां जेल में बैठ के कोई हुकूमती ओहदेदार फैसला नहीं करेगा। और इमरान खान साहब ने इस पर रद्देमल दिया और नामजदगी के मामले पे इमरान खान ने कहा जी कि मेरी तरफ से, यानी उन्होंने पीटीआई की क़यादत की सरजनिश की है कि ये क्या तुम मेरे पास ऑप्शन लेकर आ जाते हो कि इसको बना दें इसको बना दें। तो हुआ ये है कि हुकूमत चाहती है कि उनकी मर्जी का आदमी आए और पीटीआई के अंदर कई बंदे ये चाहते हैं कि ये अहम तरीन ओहदा उनमें से किसी को मिल जाए ताकि निज़ाम के ऊपर एक ग्रिप हो जाए, यानी वो जिसको मर्जी खींच सकें, जिससे मर्जी जो मर्जी कर सकें। तो उसमें फिर बहुत सारा जो है वो माल बनता है, ये माल पानी वाला होता है चेयरमैन पीएससी। तो इस पर इमरान खान साहब ने नाम दिया हुआ था शेख वकास अकरम का। अब इमरान खान साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ या दीगर हुकूमती ओहदेदार नहीं फैसला करेंगे, मैं करूंगा फैसला कि कौन बनेगा पीएससी का चेयरमैन। मेरी तरफ से चेयरमैन पीएससी के लिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा नाम भी शेख वकास अकरम ही होगा। यह है जी इमरान खान। इमरान खान ने पीएससी चेयरमैनशिप ना मिलने पर कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप से भी इस्तीफा देने का इंडिया भी दिया है और चेयरमैन पीएससी के लिए तारिक फजल चौधरी की जानिब से दोबारा 2 बार खत लिखा गया था। पीटीआई ने पहले जवाबी खत में शेख वकास अकरम का नाम दिया था, दूसरे खत में मुस्लिम लीग नून के चीफ वहीब की जानिब से 4 नामों का पैनल मांगा गया था कि जनाब आप 4 नाम दे दें। तो इमरान खान ने कहा चारों पे शेख वकास अकरम का नाम लिखकर भेज दो और मेरी ये राय है और मेरा ये फैसला है कि शेख वकास अकरम चेयरमैन पीएससी होगा। यह है जी इमरान खान। कॉन्फिडेंस आप चेक करें जेल में बैठे हुए आदमी का। लोग टूट जाते हैं दूसरे दिन और इमरान खान ने सख्त तरीन जेल बर्दाश्त की है, डट के खड़ा। वैसे हैरत होती है कभी कभी। इमरान खान ने डील की पेशकश मुस्तरद कर दी, ये अब आलमी मीडिया के अंदर छप रहा है, जो एक अरब मीडिया है, अरब न्यूज की रिपोर्ट है और उन्होंने अपने जराये से कंफर्म करते हुए बताया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने नजरबंदी की डील मुस्तरद करते हुए मुल्क में सियासी तब्दीली के मुतालबे पर जोर दिया है। अरब न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अडियाला जेल में कैद इमरान खान ने जेल से निकालकर घर में नजरबंद रखने की डील मुस्तरद कर दी है। और ये तो इमरान खान की बीवी ने नहीं माना था, आपको याद नहीं है? बुशरा बीबी को बंद किया था नजरबंद बनी गाला में, एक घर के एक हिस्से के अंदर एक कमरे में बंद कर दिया था उनको। तो उन्होंने हाई कोर्ट से रुजू करके अदालत को कह कहकर वो जेल गई थी कि भाई बंद ही करना तो जेल में बंद करो। इधर तो खातून नहीं मानी, इमरान खान की बीवी नहीं मानी, तो इमरान खान किधर मानेगा? और इमरान खान की वजह से तो बाकी सबको हौसला मिलता है। वैसे बुशरा बीबी ने भी कमाल किया, यानी आप वो सियासत में तो वो है नहीं, लेकिन अगर एक खातून के तौर पे आप ये देखें तो बाद वक़्त हैरत होती है कि एक ऐसी खातून जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, उन्होंने अपने शौहर के साथ कितने ज़बरदस्त तरीके से खड़े होकर दिखाया। हालांकि कोई बहुत लंबी रफाकत भी नहीं है इनकी, चंद साल पहले शादी हुई। बहरहाल इमरान खान साहब ने अरब न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक समाजी राब्ते की वेबसाइट पर एक पोस्ट में दावा किया कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात और उनकी जमात को सियासी मौके फराहम करने के लिए इन्हें डील की पेशकश की गई थी, जिसके तहत वो मुझे बनी गाला में रिहाइश गाह में नजरबंद करना चाहते थे। इमरान खान ने डील कबूल करने की बजाय जेल में रहने को तरजीह दिया और इसरार किया कि पीटीआई के तमाम कैदियों को पहले रिहा किया जाए। इमरान खान ने अपने बयान में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से मुतालबा किया कि तरसीलात ज़र का बाइकआउट करें और उससे हकीकी आज़ादी और मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए अहम करार दिया। इमरान खान ने कहा कि तरसीलात ज़र का बाइकआउट इस वक्त तक किया जाए जब तक हुकूमत इनके मुतालबात पूरे करने के लिए मानी खेज इकदाम नहीं करती। लेकिन इस दफ़ा जो हुकूमत के पास एक्स्ट्रा पैसा आया, जिसकी बुनियाद के ऊपर कुछ हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है, वो एक्स्ट्रा पैसा ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी गई रेमिटेंसेज हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एकदम ज़मीनों की कीमत नीचे गई है। जब हालात बुरे होते हैं तो ज़मीनों की कीमतें नीचे जाती हैं। जब अमेरिका में 9/11 हुआ था तो बहुत पैसा निकलकर पाकिस्तान आया था। तो इसी तरह जब पाकिस्तान के अंदर ज़मीनों की कीमतें और चीज़ों की कीमतें नीचे गई हैं, बहुत सारे लोग अपनी बेचारे फैक्ट्रियां बेच रहे हैं, अपनी जायदादें बेच रहे हैं, मुल्क से जाना चाहते हैं,
वहीं जिन ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास एक्स्ट्रा पैसा है, उन्होंने पैसा पाकिस्तान भेजकर यहां पे वो चीजें खरीदी हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हालात हमेशा तो बुरे रहने नहीं है। तो इस वजह से कुछ ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो एक्स्ट्रा अमाउंट पाकिस्तान इस साल आई, उसका बड़ा फायदा हुआ। लेकिन इमरान खान साहब ने अब चला दी है मुहिम, और ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान की बात मानते हैं। अगर 10% से 15% का भी फर्क पड़ा ना, तो ये हुकूमत को दोबारा IMF के सामने जाकर घुटने टेकने पड़ जाएंगे। वो तो वैसे भी टेकने पड़ेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी डेफिसिट में जा रहे हैं। यानी जो इन्होंने अपने टारगेट पूरे करने थे, हुकूमत अपने टारगेट पूरे करने में नाकाम है। और अब रेमिटेंसेस जिसकी बुनियाद के ऊपर ये हुकूमत कहीं पे खड़ी थी, वो भी मुतासिर होने के खदशात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इमरान खान ने 9 मई से जुड़े वाकयात पर PTI के कारकुनों के फौजी अदालतों में ट्रायल पर तनकीद की और इससे शफाफियत और शहरी हकूक के खिलाफ वर्जी करार देते हुए उसकी इमरान खान साहब ने मजम्मत भी की। उन्होंने कहा खुली अदालत में ट्रायल किए जाएं, और यह आईने पाकिस्तान का तकाजा भी है। अब आ जाए नाज़रीन, जो रद्द-ए-अमल एक आया ना DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और जो एक रियासती पॉलिसी चल रही है उसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो देखें, ये पाकिस्तान के अंदर सेट पैटर्न है कि आप किसी बड़े इदारे के ऊपर, चाहे वो गलत बात करें या ठीक बात करें, फैक्चुअली ठीक हो या फैक्चुअली गलत हो, आप तनकीद नहीं कर सकते। आप तनकीद करेंगे तो वो मुकद्दस क्या है, आपको निशान इबरत बना दिया जाएगा। फर्ज करें कोई बड़ा आदमी है, आप बहुत बड़े आदमी की बात कर लें, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की बात कर लें, किसी और बड़े ओहदेदार की बात कर लें, DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर लें। सियासतदान तो बेचारे छानबुरा होते हैं, वो तो आते जाते रहते हैं, वो तो बूट पॉलिश की बात है, कभी इसके हाथ में कभी इसके हाथ में। तो यहां पे अगर वो कोई ऐसी बात कर दें जो फैक्चुअल नहीं है और आप उसकी निशानदेही करें पाकिस्तान में, तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहां अब बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आया कल से लेकर अब तक, क्योंकि फैक्चुअली जो है वो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी गलतियां थी। वहां पे ऐसे फैक्ट्स थे जो मौजूद थे ग्राउंड के ऊपर, लेकिन उन्हें लगा कि शायद मैं ये कह दूंगा तो कोई चैलेंज नहीं करेगा। लेकिन नौजवानों ने कल से लेकर अब तक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है वो पोस्टमार्टम किया। वो कैसे किया मैंने आपको बताया भी है। अब शेख वकास अकरम साहब ने उसके ऊपर एक वजह बताई है। ये जनाब सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो शेख साहब कहते हैं, जब इतने बड़े इदारे और इतने ऐसे इदारे के तर्जुमान जिससे कौम ने हमेशा मोहब्बत की है, उनके मुंह से लोग अपने कायद के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू सुनते हैं, तो फिर कौम के बच्चे नौजवान सोशल मीडिया पर अपना रद्द-ए-अमल देते हैं। यह नेचुरल है, लोग अपनी अपनी तबीयत के मुताबिक रिएक्ट करते हैं। आप इस पर फिर इसलिए बुरा ना मनाएं, क्योंकि अगर तर्जुमान जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहा, तो इन नौजवानों से क्या तवक्को रखते हैं? कौन पुरअमन शहरी है, इंतशारी या दहशतगर्द है, इसका फैसला अदालतों को करना है। आप इमरान खान के करोड़ों वोटर्स को बगैर किसी जुर्म साबित किए हुए और अदालती कार्रवाई के बगैर, यानी इन अलकाबात से आप उनको ना नवाजें। ये शेख वकास अकरम साहब ने बात की है, जायज बात है। जब एक इदारा कहता है हमारा सियासत से ताल्लुक ही नहीं है, तो सियासत पे फिर उन्हें कमेंट्री भी नहीं करनी चाहिए और एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अपनी ऐसी राय पेश नहीं करनी चाहिए जो कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज ऑलरेडी बना चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुतालबा किया है। ये मुतालबा मैं यहां पे आपके सामने रख देता हूं। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2-3 बड़ी अहम खबरें हैं जो मैं आपको भी वीलॉग के अगले हिस्से में देने वाला हूं। एक तो अमेरिकन एम्बेसी से कुछ लीक्स होने के खतरात हैं और ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं, और कुछ ऑडिट मामला होने हैं जिनमें बहुत सारे लोग फंस जाएंगे। और यहां इस्लामाबाद में कुछ बड़ी अहम मीटिंग्स हो रही हैं। उन मीटिंग्स के नतीजे में कुछ चीजों पर डिस्कशन हो रही है कि अमेरिका को अब आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन को क्या हम दे सकते हैं जिससे वो हमारे साथ खड़े हो जाए। तो मैक्सिमम के ऊपर डिस्कशन हुई है। यहां मेरे एक सोर्स ने मुझे कुछ चीजें बताई, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। मुझे ये तो कंफर्म हो गया कि डिस्कशन हो रही है। किन चीजों पे हो रही है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रियासत की पॉलिसियों का असर-ए-नौ जायजा लेने का मुतालबा किया कि दोबारा देख लें आपकी ये क्या पॉलिसियां रियासत की। इख्तिलाफ राय को रियासत मुखालिफ करार देने का रुझान उन्होंने कहा गलत है। इस तरह के इकदामात तनाज़ात और लाकानूनियत को हवा देते हैं। और उन्होंने कहा कि पाक फौज के तर्जुमान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर रद्द-ए-अमल देते हुए पार्टी की आदत ने उसे रवायती और गैर तब्दील शुदा मौक़िफ़ करार देते हुए इज़हार राय की आज़ादी और आईनी इंसाफ की जरूरत पर जोर दिया। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने एक तफसीली प्रेस रिलीज में अदालती मामलात में फौजी अदालतों के इस्तेमाल को तनकीद का निशाना बनाते हुए आईनी निज़ाम पर मुज़िर असरात के बारे में खबरदार किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इंसाफ को शफाफ और आज़ादाना तौर पर चलाया जाना चाहिए, जो पहले तयशुदा तसव्वुरात या बैरूनी दबाव से आज़ाद होना चाहिए, जबकि दुनिया फौजी अदालतों के फैसलों के बजाय आज़ाद आईनी अदालतों के फैसलों को तस्लीम करती है। उन्होंने कहा कि सड़कों की बंदिश आप कर देते हैं, पुरअमन मुजाहिरीन की आप गिरफ्तारियां करते हैं, जमहूरी हुकूक पर हमला किया जाता है, इसकी हम मजम्मत करते हैं। पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात का हक है। ऐसे में आर्टिकल 245 के तहत सड़कें क्यों बंद हैं और निहत्थे वर्कर्स को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है? यह मसला प्रेस कॉन्फ्रेंस या बयानबाजी से हल नहीं हो सकता। CCTV फुटेज समेत काबिल एतमाद शवाहिद की बुनियाद पर आला सतह की आजादाना अदालती तहकीकात का मुतालबा करते हुए उन्होंने कहा कि डराना और धमकियां देना इस मसले का हल नहीं है। प्रेस रिलीज में मुल्क में मौजूद अफरा तफरी का जिम्मेदार नाकिस रियासती पॉलिसियों और बयानिए को करार दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है पॉलिसी बदलो रियासत को। एक पॉलिटिकल पार्टी को दीवार से लगाने के चक्कर में पूरे पाकिस्तान को अपने खिलाफ कर देना, यह कोई दानिशमंदी नहीं है और इससे मामला खत्म नहीं होगा। इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं तो चीजें खुल सकती हैं। अब जैसा कि
देखें, जुडिशियल कमीशन अगर बन गया तो वो साबित कर देगा ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने गोलियां चलाई या सिक्योरिटी फोर्सेज ने गोलियां चलाई। जुडिशियल कमीशन बना दे, उनका क्लेम है पीटीआई का कि गोलियां सिक्योरिटी फोर्सेज ने चलाई, डीजीआई एसपीआर का क्लेम है कि नहीं गोलियां पीटीआई ने चलाई। तो इसके ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी करवा दें। जुडिशियल इंक्वायरी में सबके इंटरव्यू हो जाएंगे, फुटेज भी देख ली जाएगी, सीसीटीवी फुटेज मांग ली जाएगी, तमाम रिकॉर्ड तलब करके वो जुडिशियल कमीशन आपको बता देगा किसने क्या किया है। तो जो विक्टिम होता है वो तो चाहता है कि इंसाफ हो। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुडिशियल कमीशन मांग रही है, जबकि हुकूमत और इदारे जो है वो जुडिशियल कमीशन से भाग रहे हैं, वो देने के लिए तैयार नहीं है। तो यहां ये चीज है। और दूसरा एक और चीज भी खबर आई है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा फैसला किया है और वो फौजी अदालतों के मामले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। यानी फौजी अदालतें एक और अदालत के अंदर चैलेंज होने जा रही हैं, यानी उनके जो फैसले हैं वो चैलेंज हो जाएंगे वहां पे। लेकिन कम से कम फैसले तो मिले ना, फैसले तो है ही नहीं अभी तक। शफाफियत का तकाजा ये होता है कि जब आपका ट्रायल चलता है किसी कोर्ट के अंदर तो आपको पूरा मौका मिलता है, आपके वकील वहां पे आते हैं। अब जो वकील वहां पे गए उनमें से एक दो से मेरी बात हुई है, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। उन वकला ने कहा कि जी हमें बाकायदा मना किया गया था कि तुमने बाहर निकल के कोई बात नहीं करनी वरना खुद जिम्मेदार हो गए। वो कहते हैं हम बाहर निकल के बता ही नहीं सकते कि अंदर क्या चल रहा है और अंदर किस तरह की प्रोसीडिंग हो रही है मिलिट्री कोर्ट के अंदर। और वो कहते हैं कोई इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। अब जनाब अदालतों ने फैसला सुना के 105 बंदे थे, 105 के 105 गिल्टी कर दिए, सबको सजा मिल गई 2 साल से लेके और 10 साल तक। अब ये सजाएं हो गई हैं तो फैसले किधर है? अब वो तमाम लोग फैसले मांग रहे, लाओ जी फैसला दो। जब फैसला आता है ना तो उसमें लिखा जाता है कि डिफेंस ने ये कहा, प्रोसिक्यूशन ने ये कहा, यानी सरकारी वकील ये कह रहा था, जज ने इस बुनियाद पे फैसला दिया, ये वाले शवाहिद सामने आए। वो पूरा कई सफों का फैसला लिखना पड़ता है। वो फैसले किधर है? वो फैसले अभी तक सामने नहीं आए। मुझे ऐसा लगता है कि वो फैसले बड़े अजीबोगरीब होंगे, क्योंकि देखें जो अदालतें होती है ना उनका पूरा एक तरीकाकार होता है चीजों को सुनने का, करने का। अब ये जो वहां पे जजेस हैं वो जूनियर ऑफिसर्स हैं और सीनियर ऑफिसर्स की राय क्या है वो आपने डीजीआई एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख ली। तो वो जूनियर ऑफिसर्स अपने सीनियर्स के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? वो फैसले ऑब्वियस थे, सबको आइडिया था क्या फैसले आने। अब वो फैसले हैं किधर? अभी तक किसी को नहीं मिला। वो फैसले मिल जाए तो फिर इंसाफ के तकादे पूरे होना शुरू हो जाएंगे, फिर ये अपील में भी जा सकते हैं। डायरेक्ट हाई कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैलेंज करने जा रही है, देखते हैं वहां क्या होता है। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अगर पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है तो ये सारे फैसले कलदम भी हो सकते हैं और ये किसी एक बड़े गेम का हिस्सा भी हो सकता है। अभी मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन 2 और चीजें हैं जो होने जा रही है। नंबर 1, कुछ हुकूमती सहाफी जो हैं उनको मुसीबत पड़ी हुई है, कुछ हुकूमती लोग जो हैं उनको खलबली मची हुई है और कुछ रजीम चेंज ऑपरेशन के जो सहूलतकार हैं उनके लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है, क्योंकि अमेरिका से दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अमेरिकन का पाकिस्तान के बारे में जो बढ़ता हुआ नॉलेज है वो बहुत हैरानकुन है। यानी यहां पे कोई उर्दू में पंजाबी में ट्वीट करता है, कोई शेर लिख के डालता है, उनको वहां तर्जुमा पता चल जाता है। ऐसा लगता है कि उन्होंने इसके ऊपर बंदे डिप्यूट कर दिए कि एक एक चीज पे नजर रखो, या तो फिर जो इस वक्त अमेरिकन एम्बेसी है इस्लामाबाद में उसके अंदर बैठे हुए लोग बाकायदा जो ट्रंप की आने वाली इंतजामिया है उनसे अपने ताल्लुकात बेहतर करने की खातिर उनको रिपोर्ट करना शुरू हो गए और हर चीज बाकायदा ट्रांसलेट होकर उन्हें रिपोर्ट हो रही है, उस पर वो खुलकर रिस्पॉन्ड भी कर देते हैं। अब एक खदशे का इजहार किया जा रहा है और ये वो लोग कर रहे हैं जो एम्बेसीज के बड़े हल्का करीबी हल्के में रहते हैं। यानी इस्लामाबाद में ऐसे हमारे कुछ सहाफी हैं जो ज्यादातर डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर कभी इस एम्बेसडर को मिल लिया, कभी इसको मिल लिया, तो उन्होंने अपने एक ताल्लुकात अच्छे खासे बनाए हुए हैं। तो उनसे जुड़े कुछ लोगों ने ये खबरें दी हैं और खबर ये दे रहे हैं कि जो अमेरिकी एम्बेसी है वहां से कुछ चीजें लीक हो सकती हैं। यानी ये लीक हो सकती हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान में कितना पैसा कैसे खर्च हुआ, किस किस से मुलाकात की गई, मुलाकात के अंदर किस तरह की बातें की गई, और वो जो मिनट्स हैं उन मीटिंग्स के या मुलाकातों के जिनको बाद में लिखा जाता है वो केबल्स जो है वो लीक हो सकती हैं। और उनके लीक होने से ये पता चल सकता है कि पाकिस्तान में जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसमें किसका क्या किरदार था। फर्ज करें उस वक्त जो अमेरिकी सफीर है उनकी जो मुलाकातें एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से हुई या जिन सहाफियों से हुई या जिन सियासतदानों से हुई उनके अंदर किस किस्म की डिस्कशन हुई, अगर ये चीजें रिवील हो जाती हैं, बाहर आ जाती हैं, तो इसमें बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। इनसे अगर पर्दा उठ जाता है तो रजीम चेंज ऑपरेशन का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। और इस डर से अब कुछ लोग खुलकर कहना शुरू हो गए हम तो इसके खिलाफ थे, हम तो करने नहीं चाहते थे रजीम चेंज, ये तो हमसे जबरदस्ती करवाया गया, ताकि कल को बजाय इसके कि हम इसके बेनिफिशियरी गर्दाने जाएं हम कह देंगे कि हम तो विक्टिम है और ये सारा कुछ पड़ जाएगा उन लोगों के खाते में जिन लोगों ने जाकर मुलाकातें की थी। अब वो लोग इस खदशे का इजहार करें। दूसरा, कुछ ऑडिट भी वो करवाएंगे। ये तो मेरे पास एक और सोर्स से भी खबर आई है अमेरिका से, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिकन एक ऑडिट करवाना चाहते हैं जो आने वाली हुकूमत है कि पाकिस्तान में किस किस को कितना पैसा दिया गया, वो पूरा का पूरा छापो और लिखो कि किस ग्रुप ने कितना पैसा लिया, किस एनजीओ ने कितना पैसा लिया, और वो जो कुछ उन्होंने लिया उसको कहां खर्च किया उसके ऊपर ऑडिट किया जाए और ये सारी रिपोर्टें मंगवाई जाए। माजी में होता यह था कि जिसके अमेरिका में अच्छे ताल्लुकात है, अमेरिका ने पाकिस्तान को इमदाद का ऐलान किया तो डायरेक्ट इमदाद हुकूमत को देने के बजाय वो एनजीओ के जरिए भी खर्च करते थे, इदारों के जरिए भी खर्च करते थे, तो वो इमदाद उनके पास जाती थी, पूछने वाला ही कोई नहीं था। यानी लाखों करोड़ों डॉलर उसके अंदर खा गए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो अब उसके ऊपर एक ऑडिट होगा तो आपको बहुत सारे पर्दानशीनों का पता चलेगा कि ये भी पैसे ले गया, ये भी पैसे ले गया, ये भी पैसे ले गई। मरियम नवाज ने कुछ पैसा, यानी इसके ऊपर तो बाकायदा वो एक ट्वीट भी हमारे सामने आया हुआ है, ये सैयद कामरान ने ट्वीट किया है और रिचर्ड ग्रेनल को इसके अंदर उन्होंने जो है वो
मेंशन किया है। उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तानी आपसे डिमांड करते हैं कि इन्वेस्टिगेट करेंगे 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो हैं, 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स, ये बहुत ठीक ठाक अमाउंट होती है, 7 करोड़ अमेरिकी डॉलर अरबों रुपए बनते हैं। ये टैक्स पेयर का पैसा था, अमेरिकन का, और मिशेल ओबामा ने ये पैसा मरियम नवाज के लिए अनाउंस किया था, बच्चों के स्कूलों के लिए। अच्छा, इसमें से वो क्लेम ये करते हैं सैयद कामरान साहब कि एक पैनी भी खर्च नहीं की गई। अच्छा, एक दो प्रोग्राम मरियम नवाज ने किए थे छोटे छोटे स्कूलों के अंदर उस दौर में, जब मरियम नवाज के वालिद वज़ीर आज़म थे। ये गई थी जाके मिशेल ओबामा से, इन्होंने मुलाकात की थी, 70 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स की इमदाद आई थी। वो पैसा कहां गया उसके बारे में अभी तक कुछ आइडिया नहीं है। मरियम नवाज को बहुत बड़ी चीजों का सरबराह भी बनाया गया था, ओहदे भी दिए थे नवाज शरीफ साहब ने, बाद में तनकीद हुई तो हटा दिया गया। अब नादरीन, इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी अहम बैठक जारी है। उसके अंदर कुछ बंदे अमेरिका से पहुंचे हैं, कुछ बंदे पाकिस्तान से बैठे हैं, और तमाम स्टेक होल्डर्स बंद कमरा करके सर जोड़ के बैठे हैं और कुछ चीजों के ऊपर डिस्कशन हो रही है। मुझे सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन मिली, और इसके साथ जो इजाफी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि कोशिश ये की जा रही है कि अमेरिका को कुछ ऐसी चीजें ऑफर कर दी जाए जिसके नतीजे में अमेरिका इमरान खान के मामले के ऊपर अपना हाथ खींच ले और कम से कम इस मामले को छोड़ दे और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर सख्ती ना करे। अब जो ऑप्शन हो सकती है वो क्या हो सकती है? देखिए, अमेरिका को पाकिस्तान से 5-6 चीजों का ही प्रॉब्लम रहता है ना। वो 5-6 चीजें पाकिस्तान से चाहता है जो पाकिस्तान कभी करता है कभी नहीं करता। डिक्टेटर होते हैं तो फौरन कर देता है, सियासतदान होते हैं तो उनको जरा फिक्र रहती है कि लोग क्या सोचेंगे, तो वो नहीं करते। लेकिन जो चीजें ऑफर की जा सकती हैं वो क्या है? अंडर डिस्कशन। नंबर 1, अमेरिका पाकिस्तान पर मजीद पाबंदियां लगा सकता है। दिफाई नुक्ता नजर से आपको महदूद किया जा सकता है ताकि आप दूर तक हिट ना कर सके। इसमें इंडिया का भी फायदा हो जाएगा, इसमें इसराइल का भी फायदा हो जाएगा, और अमेरिका का भी फायदा हो जाएगा कि समुद्र में जहां जहां वो मौजूद है पाकिस्तान के एक्सेस से वो बाहर चले जाएंगे। अब इसमें जो है वो मौजूदा हुकूमत ने कोई रद्द अमल नहीं दिया पाबंदियों पे। हुकूमत की आपने देखा, शहबाज शरीफ हो, इसहाक डार, सारे चुप हैं, बोल नहीं रहे, ना नवाज शरीफ। तो क्या ये आइंदा भी ऐसे ही चुप रहेंगे अगर अमेरिका ऐसा करता जाए? तो एक ये ऑप्शन है। दूसरा, इसराइल के मामले पर क्या डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया को यकीन दहानी करवाई जा सकती है? यानी ऐसे बहुत सारे इकदाम पाकिस्तान में उठाए गए हैं जिससे इसराइल बहुत खुश होगा। यानी फलस्तीन का आप झंडा उठाए आपको मार पड़ती है, गिरफ्तार कर लेते हैं। आप एहतजाज करें इसराइल के खिलाफ तो आपको मार पड़ती है, आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और ये बार बार होता रहा है। तो ये एक नई चीज हमने पाकिस्तान में पहली मरतबा देखी, और इसको भी बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा सकता है। अफगानिस्तान में अमरीकी मफादात के लिए एक कलील मुद्दती एक कशीदगी शुरू हो सकती है जिसका आगाज कर दिया गया है। यानी पाकिस्तान में दहशतगर्दी बड़े लंबे अरसे से हो रही है। पाकिस्तान बार बार कहता है अफगानिस्तान से आ रहे हैं, लेकिन एरियल स्ट्राइक्स हमने अब की हैं, और यह साबित हो चुका है गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर कि जनरल बाजवा और जनरल नदीम अंजुम साहब, इनकी और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ये पॉलिसी थी कि तालिबान को वापस लेकर आना है। पीटीआई इसकी मुखालिफ थी, लेकिन ये तालिबान को पीडीएम की हुकूमत के साथ मिलकर वापस लेकर आए मुसल्लह लोगों को, और उसके बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी का वो सैलाब आया जो अभी तक जारी है। लेकिन अफगानिस्तान में अटैक करके क्या पाकिस्तान ये पैगाम देना चाहता है कि, और इस तरह के कुछ बयान जो हैं वो हुकूमत के जो करीबी लोग हैं उनकी तरफ से आ भी रहे हैं कि जो अमरीकी मफादात है खित्ते में उनको फिर पाकिस्तान पूरा करेगा। तो जैसे अमेरिका पाकिस्तान में करता था ड्रोन अटैक, एरियल स्ट्राइक, ऐसे ही पाकिस्तान अफगानिस्तान में कर सकता है। ईरान के हवाले से अमरीकी मफादात के साथ पाकिस्तान जा सकता है। यहां पे एक फायदा यह दिया जा सकता है, भारत से ताल्लुकात नॉर्मल करना। कश्मीर पहले ही आपके एजेंडे के ऊपर नहीं है, भारत के कहने पर हम तो ट्रॉफी लेकर नहीं गए गिलगित बल्तिस्तान में या आजाद कश्मीर में, तो ये क्यों हुआ? ये भी एक बड़ा सवाल है। रूस और चीन के साथ ताल्लुकात अमरीकी रजामंदी से मशरूत कर देना या उसके साथ मुंसलिक कर देना, ये वो चीजें हैं जिनको अंडर डिस्कशन लाया जा सकता है, जो इस्लामाबाद के अंदर डिस्कशन चल रही है। क्योंकि अगर ये सारी चीजें आप देते हैं ट्रंप को, तो मे बी वो सोचे कि ये अमेरिका के और उसके इत्तेहादियों के बड़े मफादात हैं, तो शायद वो चंद कदम पीछे हटने का सोचे। लेकिन अभी तक तो सिचुएशन ऐसी नहीं है। अभी तक तो जो ट्रंप ने कहा या उसकी टीम ने कहा वो उसके ऊपर डट के खड़े हैं, और ये चीजें जो हैं ये अमेरिका के एजेंडे पे आज से तो नहीं है, बड़े लंबे अरसे से है, और ये एजेंडा चलता भी रहेगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।